हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ हम करने वाले हैं एक बहुत ही जानदार सा सेशन, जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम 2025 जून वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर है ये, और जहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दो थ्योरीज कराने वाला हूँ। जी हाँ, दो थ्योरीज आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ताकि चीज़ें थोड़े फास्ट जा सके। क्योंकि जो वीडियोस लाने का फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि कंटेंट जो है वो बनाना पड़ता है। एंड इट्स लाइक ओनली मी हु इज वर्किंग हियर, आई डोंट हैव एनी टीम जो मेरे लिए कंटेंट और ये सब तमाम चीज़ें बना दे। तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मैं ये इंश्योर करता हूँ कि जो आपको कंटेंट मिले वो वर्ल्ड क्लास कंटेंट रहे, क्वालिटी कंटेंट रहे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसलिए मैं आपको वक्त लेता हूँ, और वक्त लेने के बाद फिर मैं आता हूँ। तो ये आज आपका लेक्चर होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, जहाँ हम सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। दो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी थ्योरी है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। एक थ्योरी एल्बर्ट बैंड्यूरा की है और एक थ्योरी वाइगोत्स्की की है। यूजीसी नेट एनटीए वालों के लिए तो जो वाइगोत्स्की भैया है वो उनके फेवरेट है। आई डोंट नो व्हाट दे लाइक इन वाइगोत्स्की। वो वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस एनटीए जो है बहुत पूछते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं। प्लीज उसे चेकआउट करिए, देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बेहद जरूरी है इसे देखना, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग फिर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, इस थ्योरी को पढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में भी प्लीज़ कंटेंट लाइए, आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं पर कंटेंट भी हिंदी में रखिए। तो मैंने इस पीपीटी को हिंदी में भी बनाया है। तो हिंदी के बच्चों को खुश हो जाओ, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सौगात है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा। हालांकि जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मेरा हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में ही रहता है, पर अब आपको कंटेंट भी हिंदी में मिल रहा है। इसलिए मुझे और भी वक्त लग गया, बहुत वक्त लग गया इसे बनाने में, क्योंकि हिंदी में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो कभी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बंधुओं के साथ, यारों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बजट पे और इकोनॉमिक सर्वे पे वीडियो बनाया था, प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पर 1 बाय डीसी चेकआउट 68, ऑलराइट। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और ये है आज का कोट, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। ये आई थिंक मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, और ये बहुत ही मेरी प्रिय कविता है। ये शायद मैंने क्लास 5th में पढ़ा था कि नर हो ना निराश करो मन को। नर यानी मनुष्य कहा जा रहा है, कि तुम मनुष्य हो तो मन को निराश मत करो। कभी कभी कोई चीज होता है जो हमने जैसा सोचा हुआ रहता है, जो हमने कल्पना की होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसके विपरीत चीजें हो जाती हैं। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, तो हम निराश हो जाते हैं। पर गुप्त जी कह रहे हैं कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, काम करो उस पे। जो चीजें नहीं हो पाई है उसको, उस पे काम करो, ताकि अगली बार वो हो जाए। जग में रह के निज नाम करो, इस दुनिया में आए हो तो अपना नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह तुम्हारा जो जन्म हुआ है ये किस वजह से हुआ है, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। तो उस चीज को समझो ताकि ये जीवन व्यर्थ ना हो सके। तो नेट का एग्जाम आपके लिए भी एक ऐसा ही चुनौती है। समझो आप कि आपको क्या करना चाहिए इस एग्जाम को पार करने के लिए, और अपने लाइफ को व्यर्थ मत करो। जो पहली बार देख रहे हैं, मेरा इंट्रोडक्शन देवांश चौरसिया, जिसने 2 बार दिया है मैंने 99.1 परसेंटाइल स्कोर, मेरा सबसे टॉप स्कोर रहा है। एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, चलिए अभी पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, विच इज सोशल लर्निंग थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं इसे। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ना, ये एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी थी। इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, या फिर बोबोडॉल में, आपको समझ में आएगा, ठीक है, बोबोडॉल मॉडल। तो एल्बर्ट बैंड्यूरा की एक बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, छोटा बच्चा, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। अगर आप बोलोगे इसे बदमाश बना दो, मैं इसे बदमाश बना दूंगा। अगर आप चाहोगे इसे अच्छा बना दो, मैं इसे अच्छा बना दूंगा। आप जो जो हरकतें चाहते हो अपने बच्चे में, मैं वो सारे हरकतें बच्चे में डाल दूंगा। एल्बर्ट बेंडूरा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि बच्चे जो होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देख के वो सीखते हैं। माँ बाप जो करते हैं उनसे देख के सीखते हैं, भाई बहन जो करते हैं उनसे देख के सीखते हैं, समाज जो करता है उनसे देख के सीखते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने बोबो डॉल मॉडल का सहायता सहायता लिया था, बोबो डॉल मॉडल। अब ये बोबो डॉल मॉडल क्या है, तो उन्होंने एक डॉल बनाया, एक बोबो डॉल उसे नाम दिया। अभी कुछ पेरेंट्स को बोला गया कि बोबो डॉल के साथ आपको जो मन में आए वो बर्ताव करो, जो मन में आए वो व्यवहार करो।
और उसके बाद उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को बोला गया कि इस बोबो डॉल के साथ जो मन में आए वो करो। सारे केसेस में ये देखा गया कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को इमिटेट करते हुए नजर आए। क्या करते हुए? इमिटेट करते हुए, यानी नकल करते हुए नजर आए। नकल करते हुए नजर आए। अगर माँ बाप ने वायलेंटली रिएक्ट किया था बोबो डॉल के साथ, वायलेंटली बिहेव किया था, यानी कि हिंसात्मक रूप से बिहेव किया था, लाइक फॉर एग्जांपल डॉल को थप्पड़ लगा दिया या मार दिया, पटक दिया, तो देखा गया बच्चे भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक मैटर है। अगर कोई बच्चा इतना हिंसा कर रहा है तो वो चिंताजनक मैटर है। और जिन माँ बाप ने बोबो डॉल के साथ बड़ा ही प्यारा बर्ताव किया था, वो बच्चे भी बड़े, उनके बच्चे भी बड़े प्यारा, बड़े प्यार से उन्होंने बोबो डॉल के साथ बर्ताव किया। तो बच्चों में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बड़ी क्विक होती है। वो चीजों को तुरंत पकड़ते हैं, तुरंत पकड़ते हैं वो चीजों को, क्योंकि उन्हें बोलना चालना नहीं आता, भाषा उन्हें समझ में नहीं आती, पर उन्हें बिहेवियर समझ में आता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ माँ बाप को ना, सॉरी, बच्चों को एक इस पे रखा गया, एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया, और स्नेक्स छोड़ दिए गए। ऑफ कोर्स वो स्नेक्स जहरीले नहीं थे, दांत नहीं था उनका, और सारे बच्चे कूल थे स्नेक्स के साथ। फिर उनके माँ बाप को बुलाया गया। बच्चे के माँ बाप जैसा रिएक्ट कर रहे थे सांप को देख के, कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप घबरा गए होंगे, अरे अरे सांप है, बच्चे को उठा लेते हैं। जब उन्होंने फियर दिखाया, तब बच्चे भी डरने लगे सांप से। बच्चे को समझ में आया, अच्छा ये ना फियर वाला मैटर है, इससे डरना है, इससे खेलना नहीं है। तो ये तमाम चीजें बच्चे बहुत ही क्विकली ऑब्जर्व करते हैं। आप घर में जो बोल चाल करोगे वो बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे भी वो बोलने लगते हैं। बच्चे को तो नहीं पता ना कि ये गाली होती है। करेक्ट, वो उसे भी पकड़ लेते हैं। हम बच्चे पे ये इन्फोर्स करते हैं कि उसे हम अच्छी आदतें डालेंगे, सुबह उठना, झूठ नहीं बोलना, खाना धीरे धीरे खाना, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज ना करना। हम बच्चे को ये सारी चीजें बोलते हैं कि हमारी बात मानो। तो बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। अगर आप कायदे से रहोगे, अगर आप खाते वक्त आवाज नहीं करोगे, तो बच्चा भी नहीं करेगा। अगर आप खाते वक्त अगर आप जल्दी जल्दी नहीं खाओगे, तो बच्चा भी नहीं खाएगा। अगर आप एक कायदे से रहोगे, अपनी लाइफ को कायदे से जियोगे, तो बच्चा भी जिएगा। अगर आप घर से निकलते समय लाइट्स ऑफ करोगे, बच्चा भी करेगा। तो बच्चे देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। ओके। तो बोबोडॉल मॉडल में एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि मैं बच्चे को जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, बस क्या करना है, उसके सामने वैसा ही बिहेवियर करना है। जैसा बिहेवियर करोगे वैसा वो सीखेंगे। इट स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल लर्न बाय जस्ट बीइंग टोल्ड अबाउट समथिंग, और ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेंस टू अदर पीपल। ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वन कैन लर्न थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को देख के सीख सकते हैं। मॉडल्स को, मॉडल्स भी बहुत जरूरी है, यानी कि इसमें स्पेशली में सिनेमा में कि यू होता है कि सब देख सकते हैं, यू सर्टिफाइड, फिर यू ए होता है, ए होता है। तो आप अडल्ट मूवीज बच्चों को नहीं दिखा सकते, एनिमल जैसी मूवीज बच्चे को नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें काफी वायलेंस दिखाया गया है। बच्चे उसे तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे, तुरंत सीख लेंगे। इसलिए बच्चों को हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाते हैं, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियों में मोरल वैल्यूज बताए गए हैं, और बच्चे उसे तुरंत कैच करते हैं, मोरल वैल्यूज। तो मोरालिटी बच्चों में डाल दी जाती है। इसलिए बच्चों को हमेशा जो पौराणिक कहानियां हैं, माइथोलॉजी की कहानियां हैं, वो जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी की कहानियां जो है वो एक तरीके से आप में मोरालिटी डाल देती है। वो कितनी साइंटिफिक होती है वो बात की बात है। वो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद रैशनल थिंकिंग से समझ लेगा कि ये सच है, ये झूठ है, ये काल्पनिक है, या सच्चाई है, हकीकत है। वो उस पर छोड़ दो। पर मोरालिटी डालने के लिए आई थिंक माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चों को माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इसलिए हमारी जो दादी नानी जब हमें कहानियां सुनाती हैं, तो बहुत जरूरी है बच्चे के वेल, यू नो क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेल एजुकेशन के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। टीचर से सीख के, मोशन पिक्चर से सीख के, मोशन पिक्चर यानी मूवीज, पीयर्स से सीख के, यानी कि हम जिसके साथ काम करते हैं, बॉसेस से सीख के, या टीवी आर्टिस्ट से सीख के हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। चलिए, इसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है। एल्बर्ट बंडुला ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, जिसके प्रेक्षणीय, ये क्या लिखा हुआ है, अपना फोटो हटाओ, प्रेक्षणीय अधिगम या बोबोडॉल मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति केवल किसी चीज के बारे में बताए जाने से या दूसरों के साथ क्या हो रहा है इसे देखकर भी सीख सकता है। कोई भी माता पिता, मॉडल, शिक्षक, चलचित्र, चलचित्र यानी मूवी, सहकर्मी, बॉस और टीवी कलाकारों को देखकर चीजें सीख जाता है। इसलिए बच्चों के सामने वो जो डेली सोप सीरियल्स होते हैं ना, वो नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा जाहिलियत दिखाया जाता है उसमें, है ना।
चांद को खींच लिया, और कुकर में चने क्यों चढ़ाए, चने में खुद क्यों बैठ गई, मतलब पता नहीं कुछ भी दिखाते हैं। एनीवेज, एलिमेंट्स ऑफ बोबोडॉल मॉडल। बोबोडॉल मॉडल के 4 एलिमेंट है, अच्छे से इसे कंठस्थ कर लो, यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, आरएम। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन क्या होता है? कॉल्स अपॉन डिफरेंट और यूनिक लेसन्स और एक्टिविटीज टू हेल्प चिल्ड्रन फोकस, यानी बच्चों को अटेंशन में लाओ, कुछ ऐसा करो कि बच्चे आपकी बात सुने अटेंशन में। अगर आपने वो मूवी देखी है तारे जमी पर, जब आमिर खान पहली बार आता है क्लास में, तो उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उसने बच्चों का अटेंशन लिया। वो क्लाउन के ड्रेस में आया, जैसे ही वो क्लाउन के ड्रेस में आया, सारे बच्चे उसको देखने लगे, अरे वाह कौन आ गया, और उसने बांसुरी बजाई। तो अटेंशन, उसने बच्चों का अटेंशन लिया कि बच्चे उसे देखें। ओके। अभी जैसे यूट्यूब पे होता है, टीचर्स जो है वो अटेंशन लेना चाहते हैं कि बच्चे हमें देखें, हमारा व्यू बढ़े, राइट? मुझे लगता है मुझे भी वही करना पड़ेगा, व्यूज नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, चिल्लाने लगो, है ना, ठोको महाकाल के आशीर्वाद से, लाइक ठोको, ये वो, मतलब वो सब शायद मुझे करना पड़ेगा ताकि मेरे व्यूज आए अटेंशन लेने के लिए। अ, इसके बाद होता है रिटेंशन। रिटेंशन यानी फोकसिंग ऑन हाउ द स्टूडेंट्स विल इंटरनलाइज इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल इट लेटर, यानी कि चीजों को रिटेन करना। जैसे मैंने आपको कुछ बताया, पर क्या वो आपके दिमाग में बैठ गया? क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हो एग्जाम में? तो रिटेंशन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अगले दिन मैंने पूछा कि अच्छा बताओ ए से क्या पूछा था मैंने, और आपने बता दिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यानी कि आपने रिटेन किया, आपके दिमाग में वो बैठ गया, और जब आपसे पूछा गया आपने उसे रिकॉल किया, आपने उसे याद किया। ओके। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर इसे विजुअल तरीके से बताया जाए। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में अपना पूरा दिन बिताते हैं, फिर जब वो घर आते हैं तो उसकी जो माएँ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, वो पूछती है कि अच्छा बेटा आज का क्लास कैसा रहा, आज का स्कूल कैसा रहा, दिन कैसा रहा। तो जो भी कुछ हुआ रहता है ना, जो उन्होंने दृश्य देखे होते हैं, जो दृश्यम होता है, वो उनको रिटेन कर जाता है, और वो रिकॉल करते हैं। जब मम्मी पूछती है कि अच्छा आज क्या हुआ, तो रिकॉल करते हैं, अच्छा पता है मम्मी आज क्या हुआ, आज ना प्रियांश ने मुझे धक्का मार दिया। अच्छा धक्का मार दिया, हाँ क्यों धक्का मारा? क्योंकि ना मैंने ना उसका सैंडविच खा लिया था। अच्छा तुमने क्यों सैंडविच खाया? क्योंकि सपना है ना, सपना ने बोला कि तेरा टिफिन अच्छा नहीं होता, तेरा लंच अच्छा नहीं होता, फिर टीचर ने ना मुझे गुड दिया आज, आज ना स्पोर्ट्स पीरियड नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बच्चे ने रटी नहीं है, उसने स्कूल से घर आते आने के दौरान ये चीजें रटी नहीं, उसने इन चीजों को रिटेन कर लिया, और जब उसकी मम्मी ने पूछा उसने रिकॉल किया। अब ये रिटेन क्यों कर सका बच्चा? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन उसने इंटरनलाइज कर ली थी। इंटरनलाइज, इंटरनलाइज मतलब अपने जहन में बैठा ली थी। और कोई भी चीज को जहन में बैठाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उससे अगर आप जी लो, उस मोमेंट को अगर आप जी लो, तो वो आपके जहन में बैठ जाता है। जीना पड़ेगा। जैसे आप जब कोई मूवी देखते हो, तो क्या आप कभी मूवी की कहानियां भूलते हो? नहीं भूलते हो, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना जब। और एक अच्छा मूवी, ऑफ कोर्स हम अच्छी मूवीज को ही नहीं भूलते हैं, बेकार मूवीज तो हम भूल जाते हैं। अच्छी मूवीज को बनाने में डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो मूवीज को इस तरह से बनाता है ताकि उसमें तादाद में आ जाए, तादाद में समझते हैं, कि हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, उसके कैरेक्टर को हम अपना कैरेक्टर समझे, उस कैरेक्टर की जगह हम अपने आप को रखें, यानी वो कैरेक्टर जो लाइफ जी रहा है, वो एक्चुअली हम जी रहे हैं उस कैरेक्टर के थ्रू। कोई भी बढ़िया मूवी, आप एक्चुअली कैरेक्टर हो उसमें। आपने कोई भी बढ़िया मूवी देखी हो जिसमें जो आपको याद हो, वो आपको याद इसलिए है क्योंकि उसका कैरेक्टर एक्चुअली वो नहीं था, वो आप थे। आपने उस कैरेक्टर के थ्रू वो जिंदगी जी है। जब आपने एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी, तो वो धोनी नहीं था, वो आप थे। आपको लग रहा था ये मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ही एक दिन क्रिकेटर बनूंगा। या आपने जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, तो आपको लग रहा था कि अर्जुन मैं हूँ। अर्जुन का कैरेक्टर आपको अपना कैरेक्टर लग रहा था, या इमरान का कैरेक्टर आपको अपना कैरेक्टर लगता था, या जो तीसरा लड़का था क्या नाम था उसका, कबीर, उसका कैरेक्टर आपको अपना कैरेक्टर लगता था। लड़कियों को लैला का कैरेक्टर अपना लगता होगा, इसलिए उन्हें कहानी इतनी अच्छी से याद है, इसलिए वो रिटेन कर सकते हैं। आज हमने 15 साल, 10-15 साल पहले ZNMD देखी थी, आज भी हमें याद है। थ्री इडियट्स हमें आज भी याद है, क्यों याद है? क्यों रिटेन कर सके? क्योंकि हमने उस लाइफ को जिया है, इंटरनलाइज किया है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम उसे जीते नहीं है, उसे हम सिर्फ पढ़ते हैं। अब पढ़ना नहीं है बेटा, जीना है। ठीक है? अगर आप जियोगे तो आपको रिटेन हो जाएगा। तो जब भी पढ़ो, जी के पढ़ो। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या था? मैं जब भी पढ़ता था, मतलब मैं नेट की बात कर रहा हूँ,
तो मैं इस तरह से पढ़ता था कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आई यूज टू बिहेव लाइक दैट। मैं अपने कमरे में टहल टहल के पढ़ता था, और मैं ऐसा इमेजिन करता था कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उसे एड्रेस कर रहा हूँ। इससे मैं कभी नहीं भूला चीज। और इसका एक और तरीका, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप उन क्वेश्चंस को जियोगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो इससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी ड्राइंग ऑन प्रीवियसली लर्नड बिहेवियर एंड व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू यूज इट। अब आपने कुछ सीख लिया, आपने रिटेन किया, पर कब उसे रिकॉल करना है, तो वो रिप्रोड्यूस करना। वो जो बिहेवियर आपने जो चीजें सीखी हैं, एप्रोप्रिएट यूज, उसका सही समय पर उसका यूज करना। जैसे टेबल मैनर बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। टेबल एटिकेट्स जो होता है ना, डाइनिंग एटिकेट्स, अक्सर लोग उसे मानते नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो टेबल एटिकेट्स बहुत मानना मानना पसंद करता है, चाहे मैं किसी भी स्केल पे बैठ के डिनर कर रहा हूँ या लंच कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 स्टार पे या 3 स्टार पे या कोई बढ़िया फैंसी रेस्टोरेंट में ही मैं फॉलो करता हूँ। आई लव टू मेंटेन अ टेबल एटिकेट, ठीक है। अभी क्या है ना कि ये चीजें मुझ में पहले नहीं थी। आई हैव इनकलकेटेड दीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो मुझे ना वो पर्टिकुलर होना बहुत पसंद है, कि मेरे कांटा यहाँ रहेगा, चम्मच यहाँ रहेगा, नैपकिन वहां रहेगा, ग्लास यहाँ रहेगा, इस तरह से मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो जब मैं ये नया नया सीख रहा था, मैंने सीखा, मैंने रिटेन किया। अब मुझे रिप्रोड्यूस कब करना है? जब जब मैं खाना खाऊं पब्लिक में। तो अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्शन। पर जब मैं अकेला खाता हूँ, डिनर करता हूँ, तो क्या मैं इतने एटिकेट के साथ डिनर करता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो उसका अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। उसका अप्रोप्रिएट टाइम है जब आप पब्लिक में हो, तब है उसका अप्रोप्रिएट टाइम। सिमिलरली ड्रेसअप होना, आपने सीखा कि ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए, पर आपको समझना पड़ेगा कि वो ड्रेसअप, वो जो लर्नड बिहेवियर है, वो आपको कब रिप्रोड्यूस करना है। जब मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में हूँ, प्रेजेंटेशन में हूँ, ऑफिस में हूँ, पब्लिक में हूँ, सड़क पे हूँ, तो आई नीड टू फॉलो दैट, राइट। पर ऑफ कोर्स जब मैं अपने कमरे में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, तो मैं नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, मतलब वो भी नॉर्मल है, पर मैं अपने कंफर्टेबल तरीके से रहता हूँ, राइट। तो लर्नड बिहेवियर को सही समय पे रिप्रोड्यूस करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद आता है मोटिवेशन। कैन एक्सटेंड फ्रॉम सीइंग अदर क्लासमेट्स बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर देयर एक्शन। ये हम सब करते हैं। हम सब मोटिवेटेड ही है ना कहीं से। आज आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड हो। आपने अपने आस पड़ोस को देखा होगा किसी को कि कोई यूजीसी नेट के एग्जाम उसने क्रैक किया, पूरी दुनिया भर का प्यार, पूरी दुनिया भर का फोकस उसे मिल गया, राइट। मीडिया अटेंशन एंड ऑल। या आपने अपने सीनियर को देखा होगा, या आपने अपने जूनियर को देखा होगा, आपने अपने टीचर को देखा होगा, आपने किसी ने मुझे देखा होगा। सेम। और ये सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम में ही नहीं, यूपीएससी में तो और होता है। मोटिवेशन यहीं से आता है ना, कि अरे उसने किया मैं भी करूंगा। अरे उसको गूगल में नौकरी लग गई, मैं भी अब भाई पाइथन सीखूंगा, आर सीखूंगा, मुझे भी गूगल में नौकरी चाहिए। मोटिवेशन अच्छी बात है, मोटिवेशन बुरा नहीं होता। पॉजिटिव मोटिवेशन इज ऑलवेज गुड। अगर आप किसी चीज से मोटिवेट होकर उस पर काम कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज गुड। पर अगेन, हम सबका मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, हर चीज के लिए हर इंसान नहीं बना है। अब मैंने सोनू निगम को देखा, इतना शानदार गाना गा रहे हैं, मैं मोटिवेट हो गया, मैं भी गाने निकल गया, तो मैं नहीं गा पाऊंगा ना वो। मैं उस टाइप का इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, म्यूजिकल इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगा। तो इसलिए मैंने पहले आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ाया, और अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस में पता लगे कि क्या करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्लासमेट्स को देख के मिलता है, कि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, कि कोई क्लासमेट है, उसने लेट्स से अपना होमवर्क टाइम पे किया, टीचर ने उसे शाबाशी दी, उसे एक चॉकलेट भी दिया, तो बाकी बच्चे मोटिवेटेड हो गए, अच्छा हम भी होमवर्क करेंगे, हम भी चॉकलेट लेंगे। हमारे क्लास में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर और थर्ड रैंकर को गिफ्ट मिलता था। मैंने सेवेंथ में अपना स्कूल चेंज किया था, और ये नियम वहाँ पे था। तो मैंने देखा कि यार, इनको रैंक, मतलब इनको ना ये प्राइज मिल रहा है, बुक मिलता था, हमें बुक मिलता था। और जिन्हें प्राइज मिला है, यानी कि प्रिंसिपल सर उन्हें जान रहे, टीचर्स उन्हें जान रहे, राइट। हम तो फेम के पीछे ही भागते हैं ना। इंसान को दो ही चीजों से प्यार होता है, एक मनी और एक फेम। दो ही चीज इंसान को पसंद है। ये जो पूरी जो हड़प चल रही है ना, ये दो ही चीजों के लिए चल रही है, पैसों के लिए और फेम के लिए, शोहरत के लिए, पावर के लिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ये दो ही रीजन से, हमारा सर, दो ही रीजन है। एक पैसा, और दूसरा फेम। वो आंतरिक सुख और वो चेतना, वो सब बहुत ही बेकार सी लॉजिक है, वो बोलने में अच्छा लगता है। अगर आप आंतरिक सुख और चेतना को जगाने के लिए ही कर रहे हो ना, तो आप हिमालय चले जाओ, बेस्ट जगह है। बेस्ट चेतना जागेगा वहां पे आपका।
अगर आप इस दुनिया में हो, आम दुनिया में, बैंगलोर मुंबई गुड़गांव में अगर आप घिस रहे हो, तो दो ही रीजन है, मनी और फेम। या तो आप मनी के लिए घिस रहे हो, या तो फेम के लिए घिस रहे हो, या तो दोनों के लिए घिस रहे हो। मैं अपनी बात बता दूं, मैं दोनों के लिए घिसता हूँ, मनी एंड फेम दोनों। और मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मनी और फेम बहुत जरूरी है। तो मुझे भी लगा कि यार, टीचर्स जानेंगे इनको, प्रिंसिपल सर जान रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल जान रहे हैं, सब लोग आते थे वहां पे कतार से और सब गिफ्ट देते थे, तालियां वालियां बजती थी। तो मैंने सोचा कि काश मुझे भी मिले। तो क्लास 8 में मैंने ट्राई किया, फाइनल में नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्लास 8 में शायद मुझे 8th रैंक आया था, 8th रैंक, ठीक है, 8वां पोजीशन था क्लास में। 9th में, चलो 9th में ट्राई करते, नहीं हुआ, 9th में भी नहीं आया। 4th रैंक आया था 9th में मुझे, 4th रैंक, एक रैंक से चूक गया। फाइनली जब 10th का सिलेक्शन एग्जाम हुआ, उस सिलेक्शन एग्जाम में मुझे सबसे पहली बार वो अवार्ड मिला, वो प्राइज मिला। मैं थर्ड हुआ था, थर्ड। मजे की बात यह है, 9th में या 8th में या 7th में जब मिलता था ना, तो हर सेक्शन को मिलता था। तो अगर मुझे 8th या 9th में मिला होता ना, तो मेरे सेक्शन के लोग जानते कि ये थर्ड हुआ, क्लैपिंग होती। 10th में जब हुआ, तो वो सारे सेक्शन के सामने हुआ, असेंबली हॉल में हुआ। तो थोड़ा वेट किया मैंने, मतलब चीजें मुझे थोड़ी लेट मिली, पर जब मिली तो अच्छी सी मिली। ये सबके सामने वो हुआ कि अरे वाह, थर्ड हुआ, ये है ना, कुछ तो भाई रुतबा बना होगा। हालांकि थर्ड होने की वैल्यू बहुत कम है, लाइक अब तो वो बहुत ही बचकाना चीज लगता है मुझे। पर एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 16 साल के लड़के लड़के के लिए 2014 में, हमारे लिए वो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि यार मुझे प्रिंसिपल सर के हाथों से किताब मिल रहा है एंड ऑल, और सभी मेरे लिए तालियां पीट रहे हैं। तो फेम इंसान को बहुत पसंद है, हर इंसान को पसंद है फेम। तो मोटिवेशन एक्चुअली वर्क्स, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, हिंदी में लिख दिया मैंने, ध्यान, स्मरण, अ, पुनरुत्पादन, अरे दादा, प्रेरणा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, अब ये दूसरी थ्योरी है। ये वाइगोत्स्की ने दिया था, और एनटीए को इतना प्यार है इस बंदे से। वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन पूछ पूछ के जरूरी है, सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, अभी और भी थ्योरीज कराऊंगा मैं। इट इंक्लूड्स 3 मेजर कॉन्सेप्ट, इसमें 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक एक करके समझते हैं। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपका ब्रेन का जो विकास है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज के क्या योगदान है, आपका दिमाग किस तरह से काम करेगा, आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से बोलते हो, इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। आप किस समाज में पले बड़े हो, उसका इफेक्ट आपके दिमाग के सोचने पे रहेगा। जब आप कॉलेज चले जाओगे, लेट्स से आप जेएनयू चले गए, तो आपका सोचने का तरीका जेएनयू टाइप का हो जाएगा, आप थोड़े लिबरल हो जाओगे, करेक्ट। इंस्टीट्यूट का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इंसान पे। उसके बाद अगर आप एक ऐसी कंपनी में जाओगे जहाँ का कल्चर बहुत लिबरल है, तो आप ऑफकोर्स लिबरल हो जाओगे। तो हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो कॉग्निशन है, वो समाज पे बहुत डिपेंड करता है। It asserts that the social interaction has a vital role in the cognitive development process. Cognitive development में समाज का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम। अफ्रीका में जो लोग बड़े पले बड़े हैं, उस समाज में पले बड़े हैं, उनका कॉग्निशन वैसा होगा। अमेरिका का जो कल्चर है, जो समाज है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव समाज है, तो उनका सोचने का तरीका भी वैसा है। एशिया का जो समाज है, वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, तो हमारा सोचने का भी तरीका वैसा है। हम चीज़ों को देख के काफी जज करते हैं, हम बहुत जजमेंटल होते हैं बाई नेचर। हम इंडियंस और एशियंस लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। हम अगर सड़क पर देख लेंगे कोई कपल हाथ पकड़ के चल रहा है, हम लोग उसे घूरेंगे कि हाय हाय देखो, हाथ पकड़ के चल रहा है। अमेरिका में कोई नहीं घूरता, बहुत ही कॉमन सी बात है। यूरोप में कोई नहीं घूरता। अगर एक कपल प्रपोज कर दे सड़क पे, हम लोग दंगा कर देंगे कि हिम्मत कैसे ही प्रपोज करने की। यूरोप में देखा है, इंग्लिश मूवीज में देखा है आपने, वो तालियां पीटते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वाह सो ब्यूटीफुल, सो सो अडोरेबल्स। तो वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, उनका समाज वैसा है। तो सोचने की जो यू नो पद्धति है, वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में है। वाइगॉत्स्की ने इस पे बहुत अहम काम किया। वाइगॉत्स्की थ्योरी अपोजेस दैट ऑफ जॉन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी पियाजे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग है, पियाजे ने अलग टाइप से बोला था। डिफरेंस क्या है बताता हूँ। पियाजे ने बोला था कि जो इंसान है, वो पहले डेवलपमेंट अंडरगो करता है, उसके बाद वो सीखता है। पहले उसका विकास होता है, फिर वो सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले सोशल लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो सो वाइगोत्स्की इज एक्चुअली अपोजिंग जॉन पियाजे।
थ्रू दिस वाइगोत्स्की स्टेट्स दैट द कल्चरल डेवलपमेंट लॉजिकल, जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो सामाजिक लेवल पे होगा, इंटर साइकोलॉजिकल कहेंगे, और उसके बाद पर्सनल लेवल पे होगा, जैसे हम इंट्रा साइकोलॉजिकल कहेंगे। तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चा जो जिस कल्चर में डेवलप हो रहा है उसका प्रभाव उस पर पहले पड़ेगा, उसके बाद उसका खुद का प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज कहा है इस बंदे ने। ठीक है, अब मुझे लगता है बहुत सही है। हम जिस समाज में रहते हैं हमारा प्रभाव तो पड़ता है, पड़ता है मतलब पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिख दिया मैंने। इसके बाद आता है मोर नॉलेजेबल अदर। MKO इज अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज द नॉलेज और द एक्सपीरियंस दैट द लर्नर इज सीकिंग। अब जब समाज का प्रभाव पड़ा तो किससे पड़ा, किसी से तो पड़ा होगा। तो एक होता है कैटेगरी मोर नॉलेजेबल अदर। हम कभी कभी सीखते हैं चीजें, जैसे हमने देखा कि यार यार ये व्यक्ति इतना लिबरल है, इससे कुछ सीखा जाए। जैसे अपने डॉक्टर विकास द्विवेदी कीर्ति हो गए, हम लोगों ने उनसे सीखा है, राइट। तो वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। हमने उनको देखा, उनको देख के हमने सीखा कि यार यार ये बंदा कितना बढ़िया है, कितना नॉलेज है इसको। तो वो पेरेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी ओल्डर एडल्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए महात्मा गांधी है, मेरे लिए डॉक्टर कलाम है, मेरे लिए स्वामी विवेकानंद है, मोर नॉलेजेबल अदर। अलग अलग चीजें मैंने इन लोगों से पढ़ पढ़ के सीखी है। तो ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर। और इसके बाद आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि मेरा विकास किस क्षेत्र में हो सकता है, जोन। मैं हर क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकता। अब चाहे मैं एस सोमनाथ जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाऊं, जो इसरो के चेयरमैन थे, लेकिन क्या मैं प्रभावित होने के बावजूद भी एस सोमनाथ बन सकता हूँ? क्या उनके जैसा बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो डोमेन है वो साइंस डोमेन से है, वो स्पेस में है, ऑल दोस थिंग्स। मैं उनके चरित्र से प्रभावित हो सकता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, उनको मैं उनको उनकी सराहना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा डोमेन वो नहीं है। करेक्ट। पर हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अ, अभिषेक बैनर्जी या ये क्या नाम है, सॉरी अभिषेक बैनर्जी नहीं, क्या नाम था उनका, भूल जा रहा हूँ। अरे, जिनको नोबेल प्राइज मिला अभी हाल फिलहाल में, अ, अभिजीत बैनर्जी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, विनायक बैनर्जी, समथिंग विनायक बैनर्जी, और या फिर अमर्त्य सेन। इनसे प्रभावित हो सकता हूँ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है मेरा, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक्स से, मैं भी इकोनॉमिक्स से हूँ। ठीक है, आई थिंक अभिजीत बनर्जी, अभिजीत विनायक बनर्जी। मैं चाहूँ तो मिल्टन फ्रीडमैन से प्रभावित हो सकता हूँ, इकोनॉमिस्ट है। तो वो मेरे लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे मैं अपने आप को विकसित कर सकता हूँ। वो व्यक्ति मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, और एस सोमनाथ भी मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। पर एस सोमनाथ मेरे लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं है, पर मिल्टन फ्रीडमैन मेरे लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वहां पे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। ओके, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। मैं एज अ लर्नर में हिज और हर MKO। अब जैसे मैं धोनी को बहुत फेवर करता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत फेवर करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ही इज मोर नॉलेजेबल अदर। पर मेरी एबिलिटी नहीं है एज अ लर्नर कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, उनके जैसा टास्क को परफॉर्म कर सकूं उनके गाइडेंस में। सचिन तेंदुलकर मुझे सिखा सिखा के पागल हो जाएंगे, पर वो मुझे बैटिंग नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो चीज मेरा है ही नहीं। करेक्ट। सोनू निगम मुझे सिखा सिखा के पागल हो जाएगा, पर वो मुझे गाना गाना नहीं सिखा सकता। सिमिलरली प्रभुदेवा मुझे सिखा सिखा के पागल हो जाएगा, पर वो मुझे डांस नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए है ही नहीं। एज अ लर्नर मेरी एबिलिटी नहीं है। पर हाँ, अगर अमर्त्य सेन चाहे तो मुझे सिखा के एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बना सकते हैं। अगर डॉक्टर दिव्यकीर्ति चाहे तो मुझे सिखा सिखा के एक अच्छा टीचर बना सकते हैं। अगर लेट्स से रविश कुमार चाहे तो मुझे सिखा सिखा के एक अच्छा जर्नलिस्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है। ओके, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैंने स्टेज किया है। तो चाहे तो राजकुमार राव मुझे सिखा सिखा के एक अच्छा और बेहतरीन एक्टर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? बहुत बढ़िया बात है, किसने किया था? एल्बर्ट बंडूरा नहीं, जॉन पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की ने किया था। हिंदी में भी दिया हुआ है, और सही उत्तर इसका वाइगोत्स्की है। ठीक है, हिंदी में भी दे दिया मैंने इस बार। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय सोशल इंटरेक्शन। ये असर्शन है। डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की बिलीव दैट लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट से पहले होती है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम विकास से पहले होता है, डेवलपमेंट जो विकास से पहले होता है। तो एक बार वाइगोत्स्की में चलते हैं, क्या कह रहे हैं वाइगोत्स्की। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल लर्निंग कम्स फर्स्ट। ओ भाई, सोशल लर्निंग कम्स फर्स्ट बिफोर डेवलपमेंट, यानी विकास से पहले सोशल लर्निंग होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा अब। देखो ये वाला, वाइगोस्की बिलीव दैट लर्निंग प्रेसिड्स डेवलपमेंट। अच्छी बात है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बैंडुरास सोशल लर्निंग थ्योरी, अब बैंडुरा की थ्योरी पे आ जाते हैं हम लोग। लर्निंग अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो बेंडूरा की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो इनमें से कौन से प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणीय अधिगम, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम। ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंडूरा ने कहा था कि बच्चे देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये सारे टाइप के लर्निंग होते हैं, कंडीशनल लर्निंग होता है एक, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। इन पे भी हम क्लासेस करेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ वाइगोस्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज? इनमें से कौन सा वाइगोस्की का की कंपोनेंट है? की कंपोनेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बिल्कुल है, मोर नॉलेजेबल अदर बिल्कुल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है वाइगोस्की की थ्योरी में। स्कैफोल्डिंग, जी हाँ स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो एक लेवल तक सिखाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि आप खुद से करो। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो एक टाइप से स्कैफोल्डिंग ही है। तो इसका आंसर ए बी डी होगा। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता, ये ऐड करो। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है। ओके, तो इतने क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन का एक सीक्वेंस और लाऊंगा मैं इस पे, सारी थ्योरीज कर लूँ उसके बाद एक साथ करते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, अगर करके बताइए कैसा लगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए, कीप इट, बेल आइकन को हिट करिए। और जैसे कि मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करिए। वहाँ पे बहुत सी रिच कंटेंट है, पोल्स है, क्विजेज है, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक आपने देखा। एंड प्लीज सब्सक्राइब and stay connected. All the very best for your exam. Thank you so much. Have a very good day. Bye bye.